नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले खालिस्तान मंत्री थे। यानी हमें यह बताना है कि बी आर अम्बेडकर को भारत के स्वतंत्रता के बाद पहले लोकसभा में कौन सा मंत्रालय मिला था। तो 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन होता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली लोकसभा का गठन 1952 में होता है। और जब पहली बार लोकसभा का गठन होता है तो बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्रालय दिया जाता है। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के कौन से मंत्री थे। तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये झारखंड में है। झारखंड में रांची के पास। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है तो आपका आंसर होगा झारखंड। किस शहर के पास, तो रांची के पास। और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो आप आंसर करेंगे 98 मीटर। 98 मीटर। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। यानी यह 98 मीटर ऊंचाई से गिरता है। यानी यहाँ पानी 98 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई जो है वो 98 मीटर है। हुंडरू जलप्रपात रांची के पास झारखंड में स्थित है। और हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है। तो इन सभी झीलों में ये जो पैंगसो लेक है, पैगोंग सो लेक, ये खारे पानी की झील है और ये लद्दाख में है। ये कहाँ है, तो लद्दाख में है। तो पैगोंग सो लेक जो है ये खारे पानी की झील है और ये लद्दाख में स्थित है। इसके खारे पानी का होने का सबसे प्रमुख कारण ये है कि ये चारों तरफ से बंद है और यहाँ से नमक के निकलने का कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसी कारण से इस झील में नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और इसी कारण से यह खारे पानी की झील है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन झीलों की प्रवृत्ति क्या है, तो नैनीताल की जो झील है वो मीठे पानी की झील है, लोकटक झील मीठे पानी की झील है, कोलेरू झील मीठे पानी की झील है। जबकि पैगोंग सो लेक जो है वो खारे पानी की झील है। पैगोंग सो लेक कहाँ स्थित है, तो पैगोंग सो लेक जो है वो लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी जो है ना वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास, ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कपास के खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड जो है वो मेघालय के नाम पर है। मेघालय का सामान्य अर्थ अगर देखें तो मेघालय यानी मेघालय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मेघ और साथ में आलय। मेघ का मतलब बादल और आलय का मतलब घर। यानी मेघालय का सामान्य अर्थ होता है बादलों का घर। बादलों का घर। और मेघालय में ही मानिसराम और चेरापूंजी, मानिसराम और चेरापूंजी स्थित है। इन दोनों स्थानों पे सबसे अधिक वर्षा होती है। इसी कारण से मेघालय राज्य जो है उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। तो अगर भारत के राज्यों के बारे में आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वार्षिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जो वार्षिक वर्षा होती है वो मेघालय में होती है। तो भारत के मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय का सामान्य अर्थ क्या है, अगर कोई आपसे ये पूछे तो आपका आंसर होगा मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कहलाने का गौरव जो है वो कावेरी नदी को प्राप्त है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो सिंधु नदी जल समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 1960 में होता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता जो है वो 1960 को होता है, और ये जो है ये वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से होता है। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु नदी जल समझौता होता है। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि सिंधु नदी जल समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच में किसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थ की भूमिका वर्ल्ड बैंक ने या विश्व बैंक ने निभाई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। और अगर आपसे कोई राज्य पूछे तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या अभी वर्तमान में 58 है। भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या अभी वर्तमान में 58 है, यानी कुल टाइगर रिजर्व 58 है। और जो सबसे अंतिम या जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना वो बना माधव टाइगर रिजर्व। जो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना वो है माधव टाइगर रिजर्व, यानी सबसे अंतिम टाइगर रिजर्व जो है वो माधव टाइगर रिजर्व है। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपका आंसर होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। आपका आंसर होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या 58 है, 58 है। और जो अंतिम टाइगर रिजर्व है उसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। और माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडेक्स में 2023-24, इस डेट को भी ध्यान रखेंगे, में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो जो एसडीजी इंडेक्स आया था 2023-24 का, उसमें पहला स्थान उत्तराखंड और केरल को संयुक्त रूप से मिला था। ध्यान रखेंगे, 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में पहला स्थान उत्तराखंड और केरल को संयुक्त रूप से मिला था। लेकिन जो 2025-26 का एसडीजी इंडेक्स है, इसमें पहला स्थान मिला है केरल को। मैं एक बार फिर से ये बात रिपीट करता हूं, 2023-24 का जो एसडीजी इंडेक्स आया था उसमें पहला स्थान संयुक्त रूप से उत्तराखंड और केरल को मिला था, जबकि 2025-26 के एसडीजी इंडेक्स में जो पहला स्थान है वो केरल का है। तो 2025-26 के एसडीजी इंडेक्स में राज्यों में पहला स्थान केरल का है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखें, विश्व स्तर पर देखें, तो पहला स्थान मिलता है फिनलैंड को। पहला स्थान मिलता है फिनलैंड को। तो 2025-26 के एसडीजी इंडेक्स में पहले स्थान पर है फिनलैंड, राज्यों में केरल, और वर्ल्ड वाइड देखा जाए, विश्व स्तर पर देखा जाए, तो पहले नंबर पे फिनलैंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब नदी। सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब नदी। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद अगर देखा जाए तो राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो राजस्थान में है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तारापुर। तमिलनाडु की बात करें तो कुडनकुलम और कलपक्कम। और काकरापारा की बात करें तो गुजरात में काकरापारा गुजरात, और नरौरा उत्तर प्रदेश। जरा इन सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ध्यान में रखिएगा, इनसे एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। एक बार मैं फिर से आपके साथ रिपीट करता हूं,
महाराष्ट्र में तारापुर, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। फिर से एक बार, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है। काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है। काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है। और नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से रेलवे एक क्वेश्चन अक्सर एक अपने एग्जामिनेशन में उठा लेता है, इसलिए एक बार ध्यान रखेंगे। अगर आपसे तारापुर पूछा जाए तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में, कूडनकुलम और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है। काकरापाड़ा गुजरात में और नरौरा यूपी में, नरौरा यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह रेलवे का फेवरेट सेक्शन है, यहां से एक क्वेश्चन अक्सर रेलवे उठा लेता है, इसलिए इन सभी नामों को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय हुबली है। साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय हुबली है और हुबली के अंतर्गत, साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 3 डिवीजन आते हैं। पहला है हुबली, सेकंड है मैसूरू और थर्ड है बेंगलुरु। एक बार फिर से ध्यान देंगे, साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जो है वो हुबली है। हुबली के साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 3 डिवीजन आते हैं। पहला हुबली, दूसरा मैसूर और तीसरा बेंगलोर डिवीजन। हुबली डिवीजन, मैसूर डिवीजन और बेंगलोर डिवीजन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो सबसे कम जन्म दर जो है वो केरल में है और सबसे पहले पूर्ण शिक्षित राज्य बनने का गौरव जो है वो भी केरल को प्राप्त है। तो सबसे कम जन्म दर वाला राज्य जो है वो केरल है। बड़े राज्यों में सबसे कम जन्म दर जो है वो केरल की रही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रवेश द्वार के रूप में किस शहर को संबोधित किया जाता है? तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार जो है वो चेन्नई को कहा जाता है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार जो है वो चेन्नई को कहा जाता है। चेन्नई को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न, इसरो ने चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया था? तो इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा काफी ज्यादा है, जिस कारण से CO2 जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। CO2 जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए वो जो भी सूर्य की ऊर्जा, जो भी सूर्य की किरणें शुक्र ग्रह के सतह तक पहुंचती है वो वापस नहीं आ पाती, वहीं ट्रैप होकर रह जाती हैं। इसी कारण शुक्र ग्रह का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। कौन सा गर्म ग्रह है? तो शुक्र। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है और फिनलैंड को झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों की भूमि, झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे और झीलों की भूमि फिनलैंड। झीलों की भूमि फिनलैंड, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर को माना जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को माना जाता है और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटरों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। परम सीरीज के सुपर कंप्यूटरों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था और परम सीरीज के ही परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर है इसके निर्माण में भी इनका सबसे अधिक योगदान था। परम 8000 के निर्माण में सबसे अधिक योगदान था विजय भाटकर का, इसीलिए विजय भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। परम 8000 के निर्माण में उनके अपूर्ण योगदान के कारण ही विजय भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य
यहाँ दो बातें हैं, एक चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य, दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के हिसाब से कौन सा रहा। तो अगर 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में सबसे अधिक चावल का उत्पादन तेलंगाना में हुआ था। 2023-24 के दौरान सबसे अधिक चावल का उत्पादन तेलंगाना में हुआ था। लेकिन अगर ये लाइन आपके पास न दी होती, अगर ये लाइन न दी गई होती, इतना पार्ट नहीं होता, और अगर आपसे केवल ये पूछा जाए कि भारत में चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है। भारत में चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार अगर पूछा जाए तो 2023-24 में तेलंगाना में सबसे अधिक चावल का उत्पादन हुआ था। तो 2023-24 का अगर आंकड़े देके पूछे जाए आपसे, तो आपका आंसर तेलंगाना होगा। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए, सिंपल बिना किसी आंकड़े के अगर पूछा जाए, आपसे डायरेक्ट ये कहा जाए कि निम्नलिखित में से चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।